देश में चुनावी माहौल है। इस चुनावी मौसम में हर कोई यही सवाल कर रहा है कि आखिर इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी देने के लिए 4 महीने का क्यों मांग रहा है समय एसबीआई। आखिर इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी चुनाव आयोग को देने में देश की सबसे बड़ी बैंक एसबीआई इतनी देर क्यों लगा रही है, जब देश की सर्वोच्च अदालत ने एसबीआई से स्पष्ट कह दिया था कि इलेक्टोरल बॉन्ड अवैध है। इसकी जानकारी चुनाव आयोग को दी जाए और चुनाव आयोग 13 मार्च तक अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर जानकारी को सार्वजनिक करे ताकि इसको जनता देख सके और किस दल को कितना पैसा मिला है। क्या इसका संबंध आने वाले लोकसभा चुनाव से है या फिर वाकई में प्रक्रिया में इतना समय लग रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है रानू मिश्रा और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। तारीख थी 15 फरवरी। सुप्रीम कोर्ट में इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुनवाई चल रही थी। सुनवाई के बाद सर्वोच्च अदालत ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक करार दिया था। अदालत ने कहा था, चुनावी चंदा देने में लेने वाला राजनीतिक दल और फंडिंग करने वाला 2 पार्टियां शामिल होती हैं। ये राजनीतिक दल को सपोर्ट करने के लिए होता है या फिर कंट्रीब्यूशन के बदले कुछ पाने की चाहत हो सकती है। यह सूचना के अधिकार का उल्लंघन है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तत्काल इलेक्टोरल बॉन्ड इश्यू करना बंद कर दे। 12 अप्रैल 2019 से अब तक खरीदे गए इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी चुनाव आयोग को दे। एसबीआई राजनीतिक दल की ओर से कैश किए गए हर इलेक्टोरल बॉन्ड की डिटेल दे। कैश करने की तारीख का भी ब्यौरा दे। एसबीआई सारी जानकारी 6 मार्च 2024 तक इलेक्शन कमीशन को दे। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से ये भी कहा था कि वह एसबीआई से मिलने वाली जानकारी को इलेक्शन कमीशन 13 मार्च तक अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर पब्लिश करे ताकि जनता भी इसको देख सके और जान सके। हालांकि आज 6 मार्च की तारीख है और 6 मार्च की तारीख निकलने वाली है, लेकिन एसबीआई ने इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी अभी तक चुनाव आयोग को नहीं दी है। आखिर इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी सार्वजनिक करने को लेकर एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ कहा है। सुप्रीम कोर्ट में एसबीआई ने कहा है कि वह अदालत के निर्देशों का पूरी तरह से पालन करना चाहता है। हालांकि डेटा को डिकोड करना और इसके लिए तय की गई समय सीमा के साथ कुछ व्यवहारिक कठिनाइयां हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने वालों की पहचान छिपाने के लिए कड़े उपायों का पालन किया गया है। अब इसके डोनर और इन्होंने कितने का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा है, इस जानकारी का मिलान करना एक जटिल प्रक्रिया है। इसलिए उन्हें इसके लिए 30 जून तक का समय दिया जाए। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी सार्वजनिक करने के लिए एसबीआई 4 महीने का समय क्यों मांग रही है। क्या इसका संबंध आने वाले लोकसभा चुनाव से है या फिर प्रक्रिया में इतना समय लग रहा है। विपक्ष ने भी इस पर सवाल उठा दिए और केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। मुझे ऐसा लगता है कि जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 15 फरवरी 2024 को इलेक्टोरल बॉन्ड को बैन किया था तो उन्होंने एसबीआई को निर्देशित किया था कि 6 मार्च तक आप सार्वजनिक करिए कि इलेक्टोरल बॉन्ड के डोनर कौन थे। उससे सारा कच्चा चिट्ठा, सारी कलई भारतीय जनता पार्टी की खुल जाती, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को 2/3 इलेक्टोरल बॉन्ड मिले। कौन बॉन्ड दे रहा था, किस समय दिया, उस समय क्या उनके खिलाफ जांच हो रही थी, क्या वो जांच बंद हो गई, क्या जांच करके जबरदस्ती लिया गया, क्या नीति निर्माण इलेक्टोरल बॉन्ड के हुआ, ये सारा कच्चा चिट्ठा खुल जाता, सारे मित्रों की सूची आ जाती। तो अब एसबीआई कह रहा है कि हम 30 जून तक आपको नहीं दे पाएंगे, मतलब चुनाव निपट जाए उसके बाद ये सार्वजनिक होगा। मेरा बस एक सवाल है कि जो एसबीआई 48 करोड़ बैंक अकाउंट ऑपरेट करता है, जो 66,000 एटीएम ऑपरेट करता है, जो 23,000 ब्रांचेस ऑपरेट करता है, उस एसबीआई को 22,217 इलेक्टोरल बॉन्ड देने के लिए इतना वक्त चाहिए। मतलब कहीं ना कहीं ये हास्यास्पद से ज्यादा त्रासदी है और विडंबना है इस लोकतंत्र की। वैसे बीजेपी सरकार द्वारा लाए गए इस इलेक्टोरल बॉन्ड पर सरकार को छोड़कर सबको कभी न कभी आपत्ति रही है। 2019 में चुनाव आयोग ने भी इस पर कड़ी आपत्ति जताई थी और सुप्रीम कोर्ट में जब मामला गया तो कोर्ट ने भी लगातार सवाल पूछे। विपक्षी पार्टियां गड़बड़ी का आरोप लगाती रही हैं। चुनाव सुधार से जुड़े लोग इसको पीछे ले जाने वाला कदम बता रहे हैं। तो सवाल ये है कि इतने विरोध के बावजूद ये अस्तित्व में कैसे आया और क्यों इसको लाया गया था। दरअसल साल था 2017। वित्त मंत्री थे अरुण जेटली। उस वक्त के बजट में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने चुनावी या इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को पेश किया था। 2 जनवरी 2018 को केंद्र सरकार ने इसे नोटिफाई किया। ये एक तरह का प्रॉमिसरी नोट होता है, जिसे बैंक नोट भी कहते हैं। इसे कोई भी भारतीय नागरिक या कंपनी खरीद सकती है। एसबीआई के किसी ब्रांच में इलेक्टोरल बॉन्ड मिल जाता था। इसे खरीदने वाला इस बॉन्ड को अपनी पसंद की पार्टी को डोनेट कर सकता है। बस वो पार्टी इसके लिए एलिजिबल होनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति
अगर किसी राजनीतिक दल को, और केवल राजनीतिक दल वो होंगे, ताकि इसमें कोई फर्जी व्यक्ति राजनीतिक दल रजिस्टर करवा के पॉलिटिकल पार्टी ना बना पाए, जो रजिस्टर्ड होंगे इलेक्शन कमीशन के साथ और जिनको पिछले चुनाव में कम से कम 1% वोट मिलना चाहिए ताकि कुछ ना कुछ उनकी फॉलोइंग हो, वही एलिजिबल होंगे। हर राजनीतिक दल को एक नोटिफाइड बैंक अकाउंट देना पड़ेगा चुनाव आयोग को, और ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स केवल उसी बैंक अकाउंट में इन कैश हो पाएंगे। जो व्यक्ति किसी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशंस देना चाहता है वो इन इलेक्टोरल बॉन्ड्स को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की कुछ नोटिफाइड ब्रांच होगी, उस ब्रांच से खरीद सकता है। ऐसे में आप भी जानना चाहते होंगे कि आखिर इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए किस दल को कितना चंदा मिला है। अगर राजनीतिक दलों के चंदे की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी को 65-66.125 करोड़ रुपए मिले हैं, जबकि इसकी चुनावी बॉन्ड में हिस्सेदारी 54.7786% है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी को 1123.3155 करोड़ रुपए मिले हैं, तो वहीं 9.3714% हिस्सेदारी तय करती है। तो वहीं तृणमूल कांग्रेस को 1092.9876 करोड़ रुपए मिले हैं, जबकि 9.1184% हिस्सेदारी तय होती है। तो वहीं बीआरएस को 912.6899 करोड़ रुपए मिले, जबकि उसकी हिस्सेदारी 7.6142% है। वहीं बीजेडी को 77.400 करोड़ मिले हैं, तो वहीं 6.4572 वो हिस्सेदारी तय करती है। इसके अलावा डीएमके को 616.50 करोड़ मिले, जबकि 5.1432% उसकी हिस्सेदारी है। तो वहीं वाईएसआर कांग्रेस को 382.44 करोड़ रुपए मिले, जबकि 3.1905% वो हिस्सेदारी तय करती है। इसके अलावा टीडीपी यानी कि तेलुगु देशम पार्टी को 382.44 करोड़ रुपए मिले, तो वहीं 3.1905% वह हिस्सेदारी तय करती है। बहरहाल अब जब इलेक्टोरल बॉन्ड योजना को सुप्रीम कोर्ट ने इसको रद्द कर दिया है और पूरी जानकारी सार्वजनिक करने को कहा है, तो एसबीआई ने इसके लिए और समय मांगा है। देखना होगा सुप्रीम कोर्ट एसबीआई के अनुरोध पर इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी सार्वजनिक करने के लिए समय देता है या नहीं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगर आपके पास हमारे लिए कोई सुझाव है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में साझा कर सकते हैं। नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।